28 जनवरी, ये एक ऐसी तारीख है जो अब महाराष्ट्र के इतिहास में हमेशा के लिए एक काले दिन के तौर पर याद की जाएगी। जानते हैं, सुबह तो बिल्कुल आम थी, एक रूटीन दिन की तरह, लेकिन दिन ढलते ढलती एक ऐसी भयानक त्रासदी हुई जिसने राज्य की सियासत की, आप कह सकते हैं, बुनियाद ही हिलाकर रख दी। तो आज हम सिर्फ एक विमान हादसे की बात नहीं कर रहे हैं, ये कहानी एक सियासी भूचाल की है। तो आज की हमारी इस खास पड़ताल में हम सिर्फ विमान के मलबे की बात नहीं करेंगे। नहीं, हम उस सियासी मलबे की भी परतें खोलेंगे जो इस हादसे ने अपने पीछे छोड़ दिया है। क्योंकि देखिए, ये सिर्फ एक नेता का अंत नहीं है, ये महाराष्ट्र की सियासत में एक बिल्कुल नए और कहना पड़ेगा एक बेहद अनिश्चित अध्याय की शुरुआत है। उस दिन का मकसद बिल्कुल साफ था, एक आम सियासी दिन। अजित पवार अपने गढ़ यानी बारामती जा रहे थे। क्यों? क्योंकि वहां चुनावी रैलियां करनी थी। तो ये एक बिल्कुल सामान्य उड़ान थी, एक रूटीन मिशन। लेकिन किसे पता था कि चंद मिनटों में ही ये सामान्य सी लगने वाली उड़ान पूरे महाराष्ट्र के लिए एक राष्ट्रीय त्रासदी में तब्दील हो जाएगी। वो आखिरी 26 मिनट संपर्क से सन्नाटे तक। चलिए, अब हम इस हादसे के सबसे रहस्यमयी पहलू की तरफ बढ़ते हैं। जांचकर्ताओं का पूरा ध्यान विमान के उन्हीं आखिरी 26 मिनटों पर टिका हुआ है। वो 26 मिनट जब उम्मीद और तबाही के बीच की लकीर हर पल पतली होती जा रही थी। तो चलिए उन आखिरी पलों को एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। सुबह 8:18 पर पहला कांटेक्ट होता है। सब कुछ नॉर्मल, बिल्कुल सामान्य। फिर आता है 8:35 और एक बहुत ही हैरान करने वाला फैसला लिया जाता है, गो अराउंड का। इसके बाद 8:43 पर एक उम्मीद की किरण जगती है। पायलट की आवाज आती है, रनवे दिख गया है। लेकिन फिर ठीक 1 मिनट बाद 8:44 पर सब तरफ खामोशी छा जाती है। 2600 फीट की ऊंचाई पर सब कुछ हमेशा के लिए खामोश हो गया। और यहीं पर आकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। सोचिए, जब विजिबिलिटी यानी देखने की क्षमता 3000 मीटर थी, मैं फिर से दोहराती हूँ, 3000 मीटर, जो कि लैंडिंग के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है, तो फिर पायलट ने लैंडिंग का पहला प्रयास छोड़ा ही क्यों? गो अराउंड का फैसला क्यों लिया? ये वो एक सवाल है जो इस पूरी जांच के बिल्कुल सेंटर में है, और यही सवाल कई तरह की आशंकाओं को जन्म दे रहा है। देखिए, बात सिर्फ मौसम या पायलट के फैसले तक ही सीमित नहीं है। अब जरा इस विमान को ऑपरेट करने वाली कंपनी VSR वेंचर्स के रिकॉर्ड पर भी एक नज़र डालते हैं। कंपनी का दावा था कि विमान 100% सुरक्षित है, लेकिन हकीकत ये है कि कुछ ही महीने पहले सितंबर 2023 में इसी कंपनी का एक और लियरजेट 45 विमान मुंबई में क्रैश हुआ था। और तो और, इस लियरजेट 45 मॉडल का ग्लोबल रिकॉर्ड देखें तो ये दुनिया भर में 40 से ज़्यादा हादसों में शामिल रहा है। तो सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ एक दुर्भाग्यपूर्ण इत्तेफाक था, या फिर ये किसी खतरनाक पैटर्न की तरफ इशारा कर रहा है? तो इन्हीं सब वजहों से अब हमारे सामने दो अलग-अलग थ्योरीज आ रही हैं। एक तरफ है एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की ऑफिशियल जांच, जिसका फोकस ज्यादातर टेक्निकल फॉल्ट या फिर पायलट एरर पे है। और दूसरी तरफ हैं कई तरह के सिद्धांत और आरोप। इसमें राजनीतिक साजिश से लेकर तोड़-फोड़ और यहाँ तक कि GPS स्पूफिंग के दावे भी शामिल हैं। GPS स्पूफिंग मतलब विमान के नेविगेशन सिस्टम को जानबूझकर गलत सिग्नल भेजकर उसे गुमराह करना। जाहिर है, इन आरोपों ने इस पूरे मामले को और भी ज्यादा पेचीदा बना दिया है। 5 जिंदगियां, अधूरी कहानियां। देखिए, इस पूरी टेक्निकल जांच और सियासी बहस के बीच में इस हादसे का एक मानवीय पहलू भी है, एक ऐसा पहलू जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। ये सिर्फ एक प्लेन का क्रैश होना नहीं था, ये 5 जीती जागती जिंदगियों का हमेशा के लिए थम जाना था। इस हादसे में अजित पवार तो थे ही, लेकिन उनके साथ थे अनुभवी पायलट इन कमांड कैप्टन सुमित कपूर, 25 साल की एक बहुत ही युवा और होनहार को पायलट कैप्टन शांभवी पाठक, उनके वफादार सुरक्षा अधिकारी विंदीप जाधव और फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली। इन 5 ने अपनी जान गंवाई। हर एक की अपनी एक कहानी थी, अपने सपने थे, जो उस दिन उस आसमान में ही कहीं खो गए। पिंकी माली की कहानी तो सच में दिल को झकझोर कर रख देती है। उनके पिता ने ही उन्हें मॉडलिंग छोड़कर एविएशन में जाने के लिए हौसला दिया था। और जानते हैं, अपने पिता को किए आखिरी फोन कॉल में उनके शब्द क्या थे? पापा, मैं वापस आकर मिलती हूँ। वो मुलाकात फिर कभी नहीं हो पाई। इस त्रासदी का एक और पहलू है जो बहुत मार्मिक है।
जब ये हादसा हुआ तब अजित पवार की मां बारामती के फार्म हाउस पर ही थी और उन तक उनके बेटे की मौत की खबर ना पहुंचे, इसके लिए वहां के स्टाफ ने क्या किया जानते हैं? बंगले का टीवी केबल काट दिया और उनका मोबाइल फोन फ्लाइट मोड पर डाल दिया। सोचिए, एक मां को दुनिया की सबसे बुरी खबर से बचाने की ये कितनी बेबस कोशिश रही होगी। एक गहराता राजनीतिक शून्य। तो इन व्यक्तिगत त्रासदियों से आगे बढ़ें तो ये हादसा महाराष्ट्र की सियासत में एक ऐसा खालीपन, एक ऐसा शून्य छोड़ गया है जिसे भरना सच कहें तो लगभग नामुमकिन लगता है। तो अब हम इस घटना के सियासी असर का विश्लेषण करेंगे। देखिए, हादसे से ठीक पहले माहौल क्या था? अजीत पवार और शरद पवार यानी चाचा भतीजे के नेतृत्व वाले एनसीपी के दोनों गुटों के विलय की बातें जोरों पर थीं और अजीत पवार को उन्हें वो पुल माना जा रहा था जो टूटे हुए परिवार और बंटी हुई पार्टी को फिर से एक कर सकता था। लेकिन उनकी मौत ने उस पुल को ही तोड़ दिया और अब पार्टी के एक होने की सारी संभावनाओं पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या? क्या ये हादसा पवार परिवार को मजबूरी में ही सही पर एक साथ ले आएगा, या फिर अजीत पवार की सियासी विरासत पर कब्जे के लिए परिवार के भीतर ही एक नया और शायद पहले से भी ज्यादा कड़वा उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो जाएगा? एक अनिश्चित भविष्य। देखिए, ये हादसा सिर्फ एक परिवार या एक पार्टी का संकट नहीं है। नहीं, इसके जो परिणाम हैं वो बहुत दूर तक जाएंगे और महाराष्ट्र के पूरे राजनीतिक ताने बाने को प्रभावित करेंगे। इसे ऐसे समझिए, अजीत पवार का गुट जो सत्ता में महायुति गठबंधन है, उसकी स्थिरता के लिए एक बहुत जरूरी स्तंभ था। उनके जाने से सरकार का पूरा अंकगणित ही बिगड़ गया है। सत्ता का जो संतुलन था वो बुरी तरह हिल चुका है और अब पूरे गठबंधन के भविष्य पर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं। और आखिर में हम एक सबसे बड़े सवाल के साथ इस पूरी पड़ताल को यहीं रोकते हैं। सवाल अब ये नहीं है कि एनसीपी का क्या होगा, असली सवाल ये है कि अजीत पवार ने सियासत में जो ये इतना बड़ा शून्य छोड़ा है, जो ये खालीपन पैदा किया है, उसे भरेगा कौन? महाराष्ट्र की राजनीति का अगला पन्ना अब इसी सवाल के जवाब से लिखा जाएगा।